इस कहानी में टोटल 3 कैरेक्टर्स है एल। 1 बंदी, मुख्य नायक। बंदी इस कहानी का मुख्य पात्र है। वह एक सरकारी अधिकारी है जिसे विद्रोहियों के एक समूह ने पकड़ लिया है। 2 युवा, विद्रोही जो बंदी की रखवाली करता है। ये एक युवा क्रांतिकारी है जिसे बंदी की निगरानी करने की जिम्मेदारी दी गई है। वो किसी निर्दयी या अमानवीय रक्षक की तरह पेश नहीं आता, बल्कि वो बंदी का ध्यान भी रखता है। जब बंदी बीमार पड़ जाता है तो ये युवा उसकी सेवा करता है और उसे ठीक होने में मदद करता है। 3 कैप्टन बत्रा, सरकारी सैनिकों का नेता। कैप्टन बत्रा सरकारी सैनिकों का नेतृत्व करता है और बंदी को छुड़ाने के मिशन का संचालन करता है। वो एक अनुशासित और कर्तव्यनिष्ठ सैनिक है जो अपने आदेशों का पालन बिना किसी झिझक के करता है। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो दोपहर से साइकिल चला रहा था। अब शाम होने वाली थी और वो बहुत थक चुका था। उसका मन बस थोड़ी देर के लिए आराम करने का था। उसके साथ साइकिल चला रहा एक और नौजवान जैसे उसकी हालत समझ रहा था। अचानक उस नौजवान ने हाथ उठाकर उसे रुकने का इशारा किया। दोनों अपनी साइकिल से नीचे उतर गए। जब उसने आसपास देखा तो एक खूबसूरत मंजर उसके सामने था। ये जगह पहाड़ी इलाके के पास थी। एक छोटी सी नदी पहाड़ से गिरती हुई नीचे आ रही थी और एक बड़े पत्थर के पास से बह रही थी। पानी की हल्की हल्की आवाज जो बहती हुई आ रही थी वो काफी सुकून देने वाली थी। उस नौजवान ने अपनी साइकिल उठाई और उस पत्थर की तरफ बढ़ने लगा। उसने भी उसका अनुसरण किया। जब वो पत्थर के पास गया तो उसने ध्यान से देखा कि पानी बिल्कुल साफ और चमकदार था। उसके दिमाग में एक तस्वीर आई, जैसे कोई पहाड़ी लड़की जोर से दौड़ती हुई नीचे आ रही हो, खुद से हंस रही हो। उस नौजवान ने पत्थर पर खड़े होकर आसपास का नजारा देखा, फिर अपने कंधे से एक बैग उतारकर नीचे रखा। फिर उसने उसे देखा और कहा, यहां कोई खतरा नहीं है, तुम आराम कर सकते हो। ये शब्द खतरा सुनते ही उसके दिमाग में एक अजीब सा असर हुआ। एक शब्द के कितने ही अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। उसकी नजर उस नौजवान के बैग पर गई। नौजवान ने बैग के अंदर जो चीज थी उसे छुपा रखा था, पर फिर भी वो अंदाजा लगा सकता था कि अंदर क्या है। असल में जो चीज उस बैग के अंदर थी वो डर का कारण होनी चाहिए थी। वही एक ऐसी चीज थी जिससे उसे सबसे ज्यादा डर लगना चाहिए था। लेकिन अजीब बात यह थी कि जैसे ही उस नौजवान ने कहा कि यहां कोई खतरा नहीं है, उसके अंदर का डर खत्म हो गया। उसने महसूस किया कि बिना किसी जानकारी के भी उस नौजवान की बातें उसके मन में उतर गई थी। अब उसके दिमाग में कोई चिंता नहीं थी। ना सिपाही आएंगे, ना सुरक्षा बल यहां तक पहुंच सकेंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि सिपाहियों और सुरक्षा बलों से तो उसे खतरा हो ही नहीं सकता था, बल्कि असल खतरा तो उस बैग के अंदर जो छुपा था उससे था। फिर भी जब नौजवान ने कहा कि कोई खतरा नहीं है, तब उसका डर बिल्कुल मिट गया। और एक और अजीब बात यह थी कि जब दोनों साइकिल चला रहे थे, तब भी उस बैग के अंदर जो था उससे डर के बजाय एक अजीब सा भरोसा महसूस हो रहा था। जैसे सिर्फ उस नौजवान को ही नहीं, बल्कि उसे भी उस बैग की चीज से एक सुरक्षा का एहसास हो रहा था। जैसे ही नौजवान ने कहा, यहां कोई खतरा नहीं है,
उसने अपनी बात को और पुख्ता करने के लिए कहा, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं नदी में डुबकी लगाऊंगा। क्या तुम आओगे? उसे भी गर्मी महसूस हो रही थी। हालांकि अभी गर्मियों का मौसम पूरी तरह शुरू नहीं हुआ था, लेकिन हवा में चिपचिपाहट थी जो बेचैनी बढ़ा रही थी। लेकिन उसने नहाने का मन नहीं बनाया। इस अजीब समय में नहाना असुविधाजनक लग रहा था। अगर उसे सर्दी या खांसी हो गई तो परेशानी हो सकती थी। सिर्फ उसके लिए ही नहीं, बल्कि उस नौजवान और उस संगठन के लिए भी जिससे वो जुड़ा हुआ था, क्योंकि उन्हें बार बार अपनी छिपने की जगह बदलनी पड़ती थी। उसने सिर हिलाकर नहाने से मना कर दिया। नौजवान ने अपने बैग से एक गामोसा, पूर्वोत्तर भारत का एक पारंपरिक कपड़ा निकाला और बेफिक्री से नदी में कूद गया। बैग अब भी पत्थर पर पड़ा था। पानी बहुत गहरा नहीं था, फिर भी नौजवान निश्चिंत होकर नहा रहा था। उसकी नजर फिर बैग की तरफ चली गई। कैसे नौजवान ने उसे यूं ही छोड़ दिया था, बिना किसी डर के। कभी कभी उसे इस बात पर आश्चर्य होता था। ऐसा लगता था कि दोनों के बीच कोई अनकही समझदारी बन चुकी थी। उस बैग के अंदर जो हथियार था, वो इन दोनों के बीच एक अनजाना रिश्ता या संबंध बन चुका था। पहले ये डर का प्रतीक लगता था, लेकिन धीरे धीरे ये रिश्ता बदलने लगा था। नौजवान का बेपरवाह होकर बैग छोड़ देना ये दिखा रहा था कि अब डर की जगह कुछ और आने लगा था। ये एक विश्वास का बंधन था। ये कैद थी, लेकिन केवल विश्वास की कैद। अगर वो चाहता तो बैग से हथियार निकालकर भाग सकता था, लेकिन उसने महसूस किया कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा। नौजवान को भी इस बात का यकीन था कि वो ऐसा नहीं करेगा। ये एक नए प्रकार की कैद थी, एक ऐसी कैद जो अब केवल शब्दों में नहीं बल्कि एहसास में बदल गई थी। उस पत्थर के पास एक घास से भरी जगह थी, जहां एक बड़ा पेड़ छाया दे रहा था। वो वहां चला गया और पीठ के बल लेट गया। नौजवान नहा रहा था, तो उसने सोचा कि तब तक थोड़ा आराम कर ले। उसने पेड़ की शाखाओं की तरफ देखा। एक सुंदर रंग बिरंगा पक्षी चुपचाप बैठा हुआ था। उसने पक्षी को ध्यान से देखा। शायद वो किंगफिशर किलकिला था। उसकी चोंच लंबी थी और उसका शरीर नीले रंग का था। तभी नौजवान पानी से बाहर आया। किंगफिशर पक्षी अचानक उड़ गया। शायद नौजवान की आहट सुनकर डर गया था। नौजवान ने कपड़े पहने, गामोसा निचोड़ा और फिर उसे बैग में रख दिया। फिर उसने बैग को अपने कंधे पर डाल लिया। उसने उसकी तरफ देखा और कहा, चलो, हमें सूरज ढलने से पहले गांव पहुंचना है। दोनों फिर से अपनी साइकिलों पर चढ़ गए। अब वो आगे था और नौजवान पीछे, एक बंदी और एक रक्षक। दोनों एक ही सोच के साथ साइकिल चला रहे थे, सैनिकों और सुरक्षा बलों से सुरक्षित स्थान तक पहुंचने की सोच। और सबसे अजीब बात, उसने महसूस किया कि जैसे उसने खुद अपनी कैद को स्वीकार कर लिया हो। अगर कहीं से सैनिकों के आने की खबर मिलती तो उसके अंदर भी वही घबराहट होती जो नौजवान और उसके संगठन के लोग महसूस करते थे। और जब ये लोग किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाते तो उसे भी वही राहत महसूस होती जो नौजवान को होती। अब रास्ता थोड़ा चौड़ा हो गया था, मतलब गांव ज्यादा दूर नहीं था। उसने देखा कि रास्ते में बैलगाड़ियों के पहियों के निशान भी दिख रहे थे। नौजवान की साइकिल अब उसकी साइकिल के साथ साथ चल रही थी। उसने नौजवान की तरफ देखा। उसका चेहरा शांत था, बिना किसी चिंता के, जैसे उसे यकीन हो कि अब सैनिक यहां नहीं आएंगे। और उसके उस शांत चेहरे का असर अब उसके अपने मन पर भी होने लगा था। उसकी नजर एक बार फिर युवक के कंधे पर लटके बैग पर गई। जो हथियार कभी मौत का प्रतीक लगता था, अब केवल एक फॉर्मेलिटी बन गया था। वो अब भी एक बंदूक की नली के एक छोर पर कैदी था, लेकिन उसके दिमाग में एक अजीब ख्याल आया। इस बंदूक के दूसरे छोर पर युवक भी एक कैदी था। उसे अचानक किंगफिशर पक्षी की याद आई जो नदी से जुड़ा था। क्या वही बात यहां भी लागू होती है? वो कैदी था,
युवक आजाद था। लेकिन क्या सच में युवक आजाद था? युवक उसे छोड़कर नहीं जा सकता था। जब तक वो बंधक है, तब तक युवक भी एक तरह से कैद है। अचानक युवक ने साइकिल रोकी। पेड़ के पास से 2 और युवक बाहर आए। वो चौंक गया। उसे ये एहसास ही नहीं हुआ था कि वहां पहले से कोई मौजूद था। जो युवक उसके साथ था, उसने इशारा किया कि घबराने की कोई बात नहीं है। इसका मतलब था कि ये दोनों भी उसी संगठन के थे। उनके पास एक अतिरिक्त साइकिल थी। युवक ने उनसे किसी आदिवासी भाषा में कुछ पूछा। जवाब सुनकर वो संतुष्ट दिखा। फिर से सफर शुरू हो गया। अब तीनों साइकिलें तेज रफ्तार से दौड़ने लगी। रात होने वाली थी जब वे अपनी मंजिल पर पहुंचे। रास्ते में एक बांस का चबूतरा दिखा जिस पर कुछ युवक बैठे थे। उनके हाथों में हथियार नहीं थे, बल्कि लकड़ी के मोटे डंडे थे। एक मिट्टी के तेल का लैंप कोने में जल रहा था। शायद ये गांव की सुरक्षा में तैनात थे। जो युवक उसके साथ था, उसने साइकिल से उतरकर उन युवकों से उनकी भाषा में कुछ बातचीत की। उन्होंने सिर हिलाकर सहमति जताई। फिर से साइकिलों का सफर शुरू हुआ। अब 4 लोग गांव की पगडंडियों पर आगे बढ़ रहे थे। ये गांव एक पिछड़ा हुआ आदिवासी गांव था। यहाँ के घर कच्चे थे, बांस और सूखी घास पत्तियों से बने हुए। उनके बीच से हवा और रोशनी अंदर आ रही थी। लेकिन अजीब बात थी, जितनी गरीबी घरों में दिख रही थी, उतनी लोगों के स्वास्थ्य पर नहीं। लोग स्वस्थ दिख रहे थे। शायद ये उनका प्राकृतिक जीवन और कठिन परिश्रम था जिसने उन्हें मजबूत और तंदुरुस्त बनाए रखा था। पर जिस घर के सामने वे रुके, वो थोड़ा बेहतर दिख रहा था। एक नहीं, बल्कि 2 झोपड़ियां थी। एक बड़ा घर जिसकी मिट्टी से लिपी हुई दीवारें आकर्षक लग रही थी। एक छोटी एक कमरे की झोपड़ी। आंगन बिल्कुल साफ सुथरा था। एक बड़ा अनाज भंडार कोने में बना था। पीछे एक बड़ा खेत दिख रहा था जहां कटहल, केले, सुपारी और पान की बेलें लगी थी। एक मजबूत बांस की बाड़ और एक दरवाजा इस घर की सुरक्षा कर रहा था। युवक ने उसकी ओर देखा और कहा, आज रात हम यहां रुकेंगे। ये गांव के मुखिया का घर है, बिल्कुल सुरक्षित स्थान। दोनों युवक दरवाजा हटाकर अंदर गए और मुखिया को बुलाया। पर मुखिया घर पर नहीं थे। उनका बेटा बाहर आया और सभी को एक कमरे वाले घर में ले गया। घर के अंदर एक कुर्सी थी, बिना हत्थों वाली, मोटी लकड़ी की बनी। एक छोटी सी खाट भी थी जिस पर मोटा लेकिन साफ चादर बिछा था। मिट्टी का हल्का सा महक रहा था, जैसे अभी अभी घर को साफ किया गया हो। शायद उनके आने की खबर पहले ही मिल गई थी। आज रात यहां रुकना जरूरी था। दिन में भागना उनका इरादा नहीं था, लेकिन सैनिकों के आने की खबर के बाद यह फैसला लेना पड़ा। मुखिया का बेटा पानी से भरा लोटा, एक पीतल का जग और एक साफ गमछा लेकर आया। उसने एक बांस की बाड़ से घिरा हुआ स्नान स्थल बनाया था, जिसमें एक बड़ा पत्थर रखा गया था ताकि पानी गिरने से मिट्टी न फैले। मिट्टी के तेल का लैंप वहां लटका था जिससे रोशनी हो रही थी। उसने अपने हाथ मुंह धो लिए, लेकिन उसके मन में एक सवाल आया, क्या ये लोग जानते हैं कि मैं एक बंधक हूं, या उनके लिए मैं सिर्फ एक मेहमान हूं? उसका मन हल्का महसूस करने लगा। गमछे से हाथ मुंह पोंछकर वो फिर से कमरे में चला गया। जब वो अंदर आया तो युवक तुरंत कुर्सी से उठ गया। वो खाट पर बैठ गया और युवक से कहा, बैठो। युवक ने कहा, आज का दिन बहुत थकाने वाला था, तुम आराम करो। इस बार हमें यहां 2 दिन रुकना पड़ेगा। फिर हमें पहाड़ों के डेरे कैंप में जाना है, जंगल पार करना पड़ेगा। ये आसान काम नहीं होगा। तब तक यहां आराम कर लो ताकि तुम ताकत वापस ला सको। फिर उसने 2 छोटी गोलियां निकाली, विटामिन की गोलियां। उसने गोलियों को पहचाना। उसे फिलहाल विटामिन की जरूरत नहीं थी, लेकिन युवक का यह व्यवहार एक अलग संदेश दे रहा था। यह केवल एक दवा नहीं थी, यह एक एहसास था
क्या ये एक और प्रतीक था जो उनके रिश्ते को और गहरा बना रहा था? वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन युवक बिना कुछ कहे बरामदे की ओर चला गया, जैसे अब उनके रिश्ते में शब्दों की जरूरत ही नहीं थी। जैसे ही युवक बाहर गया, उसने देखा कि बैग अब भी उसके कंधे पर लटका हुआ था। बरामदे से उस युवा ने चिल्लाकर कहा, मैं बाहर रहूंगा। लेकिन उसे पता था कि वो युवा सिर्फ कह रहा है, असल में वो दूर नहीं जाएगा। इन शब्दों का एक गहरा अर्थ था, जैसे एक छुपे हुए संदेश में उसने कहा हो, मेरी एक जिम्मेदारी है, मैं उसे निभाऊंगा, लेकिन मैं तुम पर भरोसा भी करता हूं। कृपया इस विश्वास को मत तोड़ना। तुम्हारा सहयोग मेरी ड्यूटी से जुड़ा हुआ है। युवा के कहने का अर्थ सिर्फ इतना नहीं था कि वो बाहर खड़ा रहेगा, बल्कि इसके पीछे एक अनकहा संदेश भी था। तुम मेरी जिम्मेदारी हो, और जब तक तुम यहां हो तब तक मैं भी बंधा हुआ हूं। ये शब्द सिर्फ साधारण वाक्य नहीं थे, बल्कि इनमें एक अलग ही प्रभाव था। अगर चाहता तो वो आसानी से भाग सकता था, मगर ये शब्द उसे जंजीर की तरह बांध रहे थे। तभी उसने सुना कि कोई बाहर से आ रहा है। एक मध्यम आयु का आदमी कक्ष में प्रवेश करता है। वो इस घर का मुखिया लगता है। उसके साथ एक छोटी सी लड़की भी है, जिसके हाथों में एक थाली है। थाली से पके हुए मुर्गे की सुगंध आ रही थी। मुखिया ने एक चटाई उठाई और जमीन पर बिछा दी, जिसके पास ही उसने एक लोटा पानी भी रख दिया। छोटी लड़की थाली को साफ सुथरी तरह से सजाने लगी। मुखिया ने नम्रता से कहा, हमारे घर में ज्यादा कुछ नहीं है, बस यहां जो है वही प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा है आप इस साधारण भोजन को स्वीकार करेंगे। आप जैसे बड़े नेता का यहां आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इस वक्त उसे समझ आया कि जो युवा उसे साथ लेकर आया था, उसने इस मुखिया को बता दिया है कि वो एक महान नेता है। मुखिया उसका सम्मान इस रूप में कर रहा था। क्या यह सच था? क्या वह सच में कोई स्वतंत्रता सेनानी था, या सिर्फ एक बंदी? उसकी पहचान बदल दी गई थी और अब वो एक नेता बन चुका था, कम से कम इस गांव के लोगों की नजर में। मुखिया कह रहा था कि भोजन के बाद वो थाली बाहर रख दे। फिर उसने दीपक की रोशनी बढ़ा दी और कक्ष से बाहर चला गया। वो भूखा था। जैसे ही उसने भोजन का पहला निवाला मुंह में डाला, उसे एक संतोष का एहसास हुआ। चावल भले ही मोटे दाने वाले थे, लेकिन मुर्गे का स्वाद लाजवाब था। जब उसने भोजन समाप्त किया तो उसने हाथ भी उसी थाली में धोए और फिर थाली लेकर कक्ष के बाहर गया। बाहर कोई पहरेदार नहीं था और दरवाजा भी बाहर से बंद नहीं किया गया था। उसने थाली बरामदे के एक कोने में रख दी और फिर अपने कक्ष में लौट आया। जैसे ही उसने दरवाजा अंदर से बंद किया, एक अजीब एहसास उसके मन में आया, एक कैद का एहसास। लेकिन यह मजबूरी नहीं थी, बल्कि एक स्वैच्छिक बंधन था। जब तक दरवाजा खुला था, तब तक उसे आजादी का एहसास था। बाहर की आवाजें उसे किसी तरह से जुड़ी हुई लग रही थी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, वो सब कुछ से अलग हो गया। अब कक्ष शांत था, एकदम निःशब्द। उसने अपनी डायरी निकाली, जिसमें पिछले 3 महीनों से अपनी बंदी जीवन की घटनाएं लिख रहा था। जब उसने अपनी कैद के शुरुआती दिनों को लिखा था, तब ये सब सिर्फ एक भयभीत अनुभव था, लेकिन अब वो अपनी बंदी जीवन का एक हिस्सा बन चुका था। युवा ने कहा था, मैं बाहर रहूंगा, पर असल में उसने एक और संदेश दे दिया था। अब ये बंदी स्वयं अपनी कैद का उत्तरदायी है, कोई भी उसका रक्षक नहीं है। एक पल के लिए उसने सोचा, अगर मैं भाग जाऊं तो? दरवाजा खोलने का मन किया, लेकिन फिर एक विचार उसके मन में आया, क्या मैं सच में भागना चाहता हूं? बाहर आजादी है, निर्मुक्त आकाश है, लेकिन क्या उसके पैर उसे उस दिशा में जाने देंगे, या फिर वो स्वयं अपने आप को इस नए बंधन में समा चुका है? लेकिन नहीं, उसने दरवाजा बंद कर दिया था। ये एक मानसिक स्वीकृति थी कि अब वो एक बंदी है। उसने मैं बाहर रहूंगा के शब्द को अपना लिया था, और सबसे अजीब बात यह थी कि इसमें उसे शांति का एहसास हो रहा था।
उसने अपनी डायरी के पन्नों को पलटना शुरू किया। हर दिन की घटना लिखना अब एक आदत बन चुकी थी। पिछले दिनों की यादों को हर दिन पढ़ना एक तरीका था अपने अतीत को याद रखने का, ताकि ये सब स्मृतियों के रूप में हमेशा जिंदा रहें। उसने अपनी बंदी का पहला दिन भी लिखा था। ये लिखावट डायरी के पहले ही पन्ने पर थी। पहले दिन उसे एक घर में रखा गया था और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया था। उन्होंने कहा था, हम बाहर हैं, भागने की कोशिश मत करना। ये शब्द कितने कठोर, कितने भयावह लगे थे उस समय। उन्होंने उसे उसकी अपनी पहचान, अपनी दुनिया से खींचकर एक अजनबी जगह में डाल दिया था। जैसे ही उसने उस दिन की यादों को फिर से याद किया, उसका शरीर कांप गया। उस भयभीत पल की याद उसके रगों में एक ठंडी लहर की तरह दौड़ गई। उस पल एक और गाड़ी उसकी गाड़ी के सामने रुकी थी। 4 बंदूकधारी युवक उसके पास आए और उसे जबरदस्ती खींचकर एक दूसरी गाड़ी में डाल दिया। गाड़ी तेज रफ्तार से चल पड़ी। उन्होंने कुछ शब्द कहे थे जो या तो उसने कभी खुद उपयोग किए थे या फिर पढ़े थे, पर जब ये शब्द उनके मुंह से निकले तो इनका अर्थ एकदम अलग था। उसे उनके गांव की बोली समझ नहीं आती थी। उनका कहना, उनके हाव भाव सब सिर्फ इशारे लगते थे, लेकिन वो इशारे भी एक भय का अनुभव करा रहे थे। उसके लिए कानून एक सुरक्षा की भावना थी, पर उनके लिए ये एक अत्याचारी शक्ति थी जो सरकार के दबाव में काम करती थी। उसके लिए अपराध एक अन्याय था, पर उनके लिए उसका अपहरण एक देशभक्ति का काम था। उसने कई क्रांतियों के बारे में पढ़ा था, लेकिन ये पहली बार था जब बंदूक की नली उसके शरीर पर तनी हुई थी। ये युवक अपनी क्रांतिकारी सोच का लक्ष्य उसके शरीर पर कर रहे थे। अब युद्ध, राजनीति, देशभक्ति और स्वतंत्रता सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थी। ये सब अब उसके सामने था, उसके जीवन का हिस्सा बन चुका था। उन्होंने उसे ये भरोसा दिलाने की कोशिश की कि वो स्वयं इतना महत्वपूर्ण नहीं है। उनका विरोध उस व्यक्ति से नहीं था, बल्कि उस अवैध साम्राज्यवादी राष्ट्रीय शक्ति से था जो उनके अनुसार उनका दमन कर रही थी। उसे बंधक बनाया गया क्योंकि वह एक सरकारी व्यवस्था का एक प्रतीक था जो उनके नजर में एक दमनकारी शक्ति थी। उनका मानना था कि सुरक्षा के नाम पर अत्याचार किए जा रहे हैं और ये सरकार का सिर्फ एक मुखौटा है। अगर ये मुखौटा हटा दिया जाए तो सरकार की असली शक्ति प्रकट हो जाएगी। उनके हिसाब से ये बंधक एक जरिया था सरकार पर दबाव डालने का। वे चाहते थे कि सरकार उनकी मांगे माने और जब तक ये क्रांति पूरी तरह तैयार नहीं हो जाती तब तक ये तरीके इस्तेमाल किए जाएंगे। ये दोनों अलग अलग सोच थी। एक तरफ वो स्वयं एक सरकारी अधिकारी था जिसमें एक व्यवस्थित तार्किक सोच थी। दूसरी तरफ ये युवा थे जो एक विचारधारा के अधीन चलते थे। उसे महसूस होने लगा जैसे ये दोनों सोच अपने अपने सकारात्मक आवेश से घिरी हुई थी और जैसे दो एक जैसे ध्रुव टकराते हैं और एक दूसरे को धक्का दे देते हैं, वैसे ही ये दोनों विचार एक दूसरे से टकरा रहे थे। उसने पहली बार महसूस किया कि अर्थव्यवस्था और राजनीति कितनी गहरी तरह से जुड़ी होती है। ये सिर्फ सत्ता का सवाल नहीं था, बल्कि आर्थिक और सामाजिक स्थिति का एक खेल था। पर सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उसके पास कोई रास्ता नहीं था। ये दो दुनियाओं का अंतर, ये समस्या, ये असुरक्षा का एहसास उसके अंदर एक अंधकार की तरह फैल गया था। उनका सोचने का तरीका उसके लिए एक पहेली की तरह था जिसका जवाब उसके पास नहीं था। उन्होंने उस पर कोई शारीरिक अत्याचार नहीं किया, लेकिन उनका कठोर बोलने का तरीका एक अंदर से हिला देने वाली कठोर सच्चाई थी। वे बदतमीजी नहीं करते थे, पर फिर भी उसे महसूस होता जैसे वे उसका मजाक उड़ा रहे हैं या उसके मन में डर बिठा रहे हैं। कभी कभी वे उसे उसके परिवार के साथ पत्र व्यवहार भी करने देते थे, लेकिन फिर भी उसके और उनके बीच एक गहरा भरोसे का अंतर था। वो उन पर विश्वास नहीं कर सकता था।
उसे हमेशा ये महसूस होता जैसे किसी भी पल उनकी बंदूकों का घोड़ा दब सकता है और गोली उसके सीने में समा सकती है। उसने बहुत सारी शारीरिक तकलीफें सही थी। हर दिन नई नई जगहों पर ले जाया जाता था। रात भर जंगल में भटकना पड़ता था। कभी गहरे पानी से गुजरना पड़ता था, कभी दलदल से, कभी मैदानों में घंटों चलना पड़ता था। लेकिन अगर वो उन पर विश्वास कर पाता तो ये सब छोटी बातें होती। हर रात जब वे उसे किसी नए कमरे में डालते थे तो बस एक ही बात कहकर छोड़ देते, हम बाहर हैं, भागने की कोशिश मत करना। ये शब्द उसके मन में एक कठोर व्यंग्य की तरह लगते थे। ये सिर्फ उसकी लाचारी का प्रतीक नहीं था, बल्कि ये सरकार की लाचारी का भी प्रतीक था। उसके समझ से बाहर था कि एक व्यक्ति का अपहरण सरकार के लिए इतना बड़ा झटका कैसे हो सकता है। लेकिन उन्होंने मान लिया था कि अगर उन्होंने इसे बंधक बनाया है तो ये सरकार के लिए एक बड़ा नुकसान है। उनका मानना था कि इस एक घटना से उन्होंने अपनी क्रांतिकारी लहर की शुरुआत कर दी है। उसने महसूस किया कि ये युवा एक बड़ी गलती कर रहे हैं। वे कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसका परिणाम शायद उन्हें खुद भी नहीं पता। जैसे वे एक रास्ता चलते जा रहे हैं बिना ये समझे कि आगे क्या होगा। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके खुद के विचार तार्किक हैं या भ्रमित। लेकिन एक बात साफ हो गई थी, वो इन युवाओं पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकता था। अविश्वास का एक बड़ा कारण यह भी था कि हर हफ्ते उसके रक्षक बदल दिए जाते थे। जब तक वो एक दल के युवाओं से परिचित होता, नए लोग आ जाते। संवाद की कोई संभावना नहीं थी। सिर्फ कभी कभी कुछ युवा जो शायद उनके नेता थे, उनके आने पर ही उससे बात करने का मौका मिलता। पर आमतौर पर जो रक्षक थे, उनके चेहरे निर्जीव थे, बिना किसी भावना के। जैसे वे उसे सरकारी तंत्र का एक प्रतीक समझते थे, वैसे ही उसके मन में भी ये विचार बन गया था कि हर एक रक्षक आतंक का एक छोटा रूप है। लेकिन 4 महीने पहले सब कुछ बदल गया। ये परिवर्तन तब आया जब एक नया युवा उसका रक्षक बना। इस नए युवा के आने से पहली बार एक दूसरे के विचारधारा के अंदर कुछ समानता दिखाई दी। दोनों अलग अलग विचारों के पॉजिटिव चार्ज हमें कुछ नेगेटिव चार्ज भी मिल गए और ये एक संवाद की शुरुआत का जरिया बना। उसे ये तो नहीं पता था कि ये युवा संगठन के ऊंचे पद पर है या नहीं, पर एक बात स्पष्ट थी, वो एक आम रक्षक नहीं था, क्योंकि वो बिना ऊपर से आदेश का इंतजार किए कई महत्वपूर्ण निर्णय ले लेता था। और एक और बात जो उसके व्यक्तित्व को अलग बनाती थी, वह थी उसकी शिक्षा। उसका अंग्रेजी उच्चारण साफ था और वो असमिया भाषा भी बेहद अच्छी तरह बोलता था। उनके बीच ज्यादातर बातें सामान्य जीवन की होती थी, लेकिन कभी कभी विचार और आदर्शों की भी चर्चा होती थी। युवा अपनी क्रांति पर पूरा विश्वास रखता था, लेकिन फिर भी वो उसकी बात ध्यान से सुनता था। जब कैदी होने का एहसास बदलने लगा, इस नए युवा ने आते ही एक छोटी सी व्यवस्था की जो उसके बंधन का स्वरूप ही बदल गई। पहले उसका कमरा हमेशा बाहर से ताला लगा होता था। उसके रक्षक बंदूक लेकर उस पर निगाह रखते थे, लेकिन इस नए युवा के हाथों में बंदूक नहीं थी और उसने अकेले आकर सबसे पहले उसकी खैरियत पूछी, उसके परिवार की खबरें दी। फिर जब वो जाने लगा तो बोला, डर मत लगाना, दरवाजा अंदर से बंद कर लेना, मैं बाहर हूं। ये शब्द एक जादू की तरह लगे। अचानक उसके अंदर जो खालीपन, जो असमंजस था, वो गायब होने लगा। पर हालात अब भी वैसे ही थे। हर दिन नई नई जगह पर जाना पड़ता था। रात भर जंगलों, गांवों, नदियों से गुजरना पड़ता था। ये संगठन हमेशा सतर्क रहता था, इसलिए कभी किसी एक जगह टिकना संभव नहीं था। लेकिन एक बड़ा अंतर यह था कि अब उसके मन की स्थिति बदलने लगी थी। पहले वो बस एक बंधक था और ये युवा सिर्फ एक रक्षक, लेकिन अब ये रिश्ते कुछ और बन गए थे, जैसे एक दोस्ती, जैसे एक गुरु और शिष्य का रिश्ता। ये युवा कभी उसका शिष्य बन जाता जब वो प्रसिद्ध लेखकों और उनके विचारों पर चर्चा करता,
और कभी वो खुद शिष्य बन जाता। जब युवा उसे प्रकृति, खेती, ग्रामीण जीवन के बारे में बताता। ये अजीब था। जब वो आजाद था तब उसने कभी ये सब नहीं सीखा, पर अब जब वो बंधक था तब वो नए विचारों और ज्ञान से भर रहा था। एक दिन वो भयंकर बीमार पड़ गया, तेज बुखार में बेहोश हो गया था। पर इस नए युवा ने बिना किसी को बताए एक शहर से डॉक्टर बुलाया। जब उसने होश संभाला तो देखा कि युवा उसके बिस्तर के पास बैठा था, उसकी देखभाल कर रहा था। वो गर्मी से भरी पट्टी रखता, दवाइयां देता, उसका शरीर साफ करता, बिना किसी संकोच के। ये बिल्कुल सोच से परे था। एक रक्षक जो सिर्फ बंदूक उठाना जानता हो, वो इतना ममता भरा व्यवहार कैसे कर सकता है? जब वो ठीक हो गया तो युवा सिर्फ इतना बोला, तुम्हारे परिवार को नहीं बताया वरना वे चिंता करते। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? उसने सिर्फ धीरे से धन्यवाद कहा। इसके बाद उनके बीच चर्चा और गहरी होने लगी। एक दिन उसने कहा, मैं अपनी कहानी लिखना चाहता हूं। उसे लगा कि युवा इस बात को मना कर देगा, लेकिन अगली ही सुबह एक नोटबुक ला दिया। जब भी वो कुछ लिखता तो युवा उसे पढ़ता और कभी कभी ऐसे मुस्कुराता जैसे उसकी आत्मा को देख रहा हो। एक दिन जब युवा उसकी डायरी पढ़ रहा था तो बोला, तुम आजादी के लिए बेचैन हो ना? फिर बोला, पर देखो, तुम्हारी सरकार तुम्हारी चिंता ही नहीं कर रही। हमने कुछ शर्तों के साथ उनको संदेश भेजा है। जैसे ही वे माने, तुम आजाद हो जाओगे। उसने साफ शब्दों में पूछा, और अगर सरकार उन शर्तों को नहीं माने? जब उसने युवक से पूछा कि अगर सरकार उनकी शर्तों को ना माने तो क्या होगा, तो युवक थोड़ी देर के लिए चुप रहा। फिर मुस्कुराते हुए बोला, तब तुम्हें हमारे साथ मिलना पड़ेगा। क्या तुम्हें कोई ऐतराज होगा? यह जवाब एक तरह से उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति को परख रहा था। धीरे धीरे उस व्यक्ति ने अपनी आजादी की आशा छोड़ दी और बंदी जीवन को अपनी नई सच्चाई मान लिया। इस दौरान युवक ने उसकी निगरानी और भी ढीली कर दी। जब भी युवक कहता, मैं बाहर हूं, तो इसका यह मतलब नहीं था कि वो तुरंत बाहर खड़ा है। वो कहीं और चला जाता था, जैसे उसे एक तरह से आजादी दे रहा हो। एक और अजीब बात यह थी कि युवक हमेशा अपनी बंदूक अपने बैग में रखता, लेकिन उसे दिखाता नहीं था। कभी कभी तो वो अपना बैग भी उस व्यक्ति के पास छोड़ देता, जैसे जानबूझकर ये मौका दे रहा हो कि अगर चाहो तो भाग सकते हो। लेकिन फिर भी ये व्यक्ति भागना नहीं चाहता था। ऐसा लगता था कि एक अनजानी डोर ने उसे उस युवक के साथ जोड़ दिया था। इसी दौरान ये समाचार भी मिलने लगे कि सेना और पुलिस उसे ढूंढ रही है, लेकिन ये सुनकर उसको खुशी होने की जगह चिंता होने लगी। जब भी उसे ये पता चलता कि फौज उसकी तलाश कर रही है, तो वो भी युवक के साथ सुरक्षित जगह ढूंढने लगता। पहले जो उसके लिए रक्षक थे, अब उसको उनसे डर लगने लगा था, और जो बंदी बनाने वाला था, अब उसका सहारा बन गया था। ये एक अजीब सी मनोवैज्ञानिक बदलाव थी। आज भी जब उन्होंने सुना कि फौज आसपास है, तो वे तुरंत इस गांव की शरण लेने आ गए। युवक ने उसे एक कमरे में छुपा दिया और खुद कहीं और सो गया। ये व्यक्ति भी शांति से अपना दिन लिखकर सो गया। उसके लिए अब सबसे सुरक्षित जगह वही थी जहां युवक था। सुबह जब उसकी आंख खुली तो चिड़ियों की मधुर आवाज सुनाई दी। उसने दरवाजा खोला और बरामदे में आया। गांव के मुखिया ने उसके लिए एक छोटी कुर्सी लाकर रखी और बैठने को कहा। पिछली रात जो छोटी लड़की उसके लिए खाना लाई थी, आज उसके लिए काली चाय और गुड़ लेकर आई। इस छोटी सी सुविधा में भी उसे शांति महसूस हुई। तभी दो नए युवक आए जो पिछली रात उन्हें यहां छोड़ने आए थे। उन्होंने युवक से कहा कि ये जगह अब सुरक्षित नहीं है। पुलिस और फौज के सिपाही सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर थे। ये सुनते ही युवक समझ गया कि उन्हें तुरंत यहां से निकलना पड़ेगा। ये सुनकर उस व्यक्ति के मन में एक सवाल आया जो वो कब से पूछना चाहता था, लेकिन शायद डर की वजह से नहीं पूछ रहा था। आज उसने अचानक युवक से पूछ लिया,
अगर फौज यहां आकर मुझे छुड़ाने की कोशिश करे तो तुम क्या करोगे? यह सवाल सुनकर युवक थोड़ा चौंक गया, लेकिन तुरंत जवाब नहीं दिया। वो उसके चेहरे को घूरकर देखने लगा, फिर धीरे से बोला, पहले तुम बताओ, तुम क्या करोगे? उस व्यक्ति को यह जवाब समझ नहीं आया। वो हैरान था कि युवक ने जवाब देने की जगह उल्टा उससे ही सवाल पूछ लिया। जब उसने चुप रहना ज्यादा पसंद किया, तब युवक ने खुद जवाब दिया, अगर ऐसी स्थिति आई तो मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। यह सुनकर उस व्यक्ति के होश उड़ गए, जिस युवक ने उसे इतने प्रेम से संभाला, जो उसकी बीमारी में उसके पास रात भर बैठा रहा। वही युवक अब बिना किसी जज्बात के उसकी हत्या की बात कर रहा था। युवक उसके चेहरे की हैरानी समझ गया। उसने शांत स्वर में कहा, तुम हमारे दुश्मन नहीं हो, लेकिन किसी भ्रम में मत रहो। सरकार अपनी वैधता नागरिकों की सुरक्षा से प्राप्त करती है, लेकिन हमें यह साबित करना है कि तुम्हारी सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकती। तुम्हारी मौत मेरी वजह से या हमारे संगठन की वजह से नहीं होगी। तुम्हारी सरकार ही तुम्हारी मौत का कारण बनेगी। अगर हमारी क्रांति को सफल होना है तो ऐसी स्थिति आने पर तुम्हें मारना मेरा कर्तव्य होगा। शुरुआत में जब युवक ने कहा था कि अगर सैनिक आए तो बंदी को मारना पड़ेगा, तो बंदी के अंदर एक हलचल सी मच गई थी। उसके दिमाग में एक बड़ा द्वंद्व शुरू हो गया था। ये कैसी लॉजिक है? कोई भी देश या कानून इस तरह की सोच को कभी नहीं मानेगा। लेकिन धीरे धीरे उसका मन शांत हो गया। उसने युवक की दुनिया को समझना शुरू कर दिया। अब उसके लिए रेवोल्यूशन, जस्टिस और लीगैलिटी के अर्थ भी अलग हो गए थे। ऐसा लगा जैसे वह अपनी पुरानी दुनिया से निकलकर युवक की दुनिया में प्रवेश कर रहा था। उस रात उन्होंने नया शिविर ढूंढने का निर्णय लिया, लेकिन तभी एक लड़का भागता हुआ आया और डरावनी खबर दी, सैनिकों ने हमारा शिविर ढूंढ लिया और उसे नष्ट कर दिया। अब उनके पास कोई और सुरक्षित जगह नहीं थी, इसलिए उन्हें इसी गांव में एक और रात बितानी पड़ी। युवक ने सुरक्षा बढ़ा दी। नए लोग गांव की रक्षा के लिए आ गए। ये सब देखकर बंदी को समझ आया कि ये स्वतंत्रता सेनानी सिर्फ उसे बंदी बनाए रखने के लिए नहीं, बल्कि उसकी कैद की सुरक्षा के लिए भी थे। शाम होते ही सब कुछ बहुत तनावपूर्ण हो गया। युवक ने बंदी से कहा, मैं इस रात तुम्हारे कमरे में रहूंगा। बाहर हमारे लड़के सुरक्षा के लिए खड़े रहेंगे। अगर ये रात सही सलामत बीत गई तो हम नई जगह चले जाएंगे। बंदी भी चुपचाप सोचने लगा कि आज जो भी होगा उसके बाद सब कुछ बदलने वाला है। लेकिन जब उसने युवक को देखा तो उसके हाथों में अब बंदूक खुलेआम थी। अब कोई गोपनीयता नहीं थी। रात जैसे ही गहरी होने लगी, तभी एक लड़का जोर से दरवाजा खोलकर आया और युवक से कुछ बोला। उसके जाने के बाद युवक ने कहा, हमें चारों तरफ से घेर लिया गया है। बाहर गोलियों की आवाज सुनाई देने लगी। बंदी ने सोचा, क्या यह मौत की आवाज है? तभी युवक ने उस पर बंदूक तान दी। मौत का असली समय आ गया था। लेकिन कुछ अजीब हुआ। समय जैसे रुक गया, जैसे मौत का ये पल लंबा हो गया हो। बंदी सोच रहा था कि अब कुछ सेकंड में उसकी कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन तभी गोलियों की बौछार युवक पर गिर गई। युवक ने बंदूक गोली चलाने के लिए नहीं उठाई थी, बल्कि नीचे कर दी थी। इससे पहले कि वो बंदी को गोली मार पाता, सैनिकों की गोलियां उसके शरीर के आर पार हो गई। उसका शरीर एक बड़े पेड़ की तरह गिर पड़ा। सैनिक अंदर दौड़ते हुए आए, बोला, कैप्टन बत्रा, थैंक गॉड, आप सुरक्षित हैं। कैप्टन बत्रा रेडियो ट्रांसमीटर में बोले, ऑपरेशन सफल, एक आतंकवादी मारा गया। आतंकवादी? ये शब्द बंदी के अंदर एक बम की तरह फट गया। उसके दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी। ये वही युवक था जो उसे एक समय पर दुश्मन लगता था, फिर एक दोस्त जैसा महसूस होने लगा था, और अब वो सिर्फ एक आतंकवादी बनकर रह गया। बंदी उसकी लाश के पास बैठ गया। उसका ठंडा माथा छूकर बस उसकी आंखों में देखता रहा। कैप्टन बत्रा ने भी युवक की लाश के पास खड़े होकर अपनी टोपी छूकर सलामी दी।
बंदी की आंखों में अब सिर्फ एक ही सवाल था, क्या सच में वह एक आतंकवादी था या फिर एक ऐसे व्यक्ति का दृष्टिकोण था जो सरकार की तर्क शक्ति के विरुद्ध था।